नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में। आज हम फिजिकल साइंस पेडालॉजी से रिलेटेड जो फिफ्थ हमारा लेक्चर है वो लेके आए हैं। हम इससे पहले इसकी 4 वीडियोस डाल चुके हैं। आपको वो वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से 4 तक देख सकते हैं फिजिकल साइंस की, जो हमारी पहले की वीडियोज़ हैं। आज ये हमारी फिफ्थ वीडियो है और इसमें भी हम जो इससे चैप्टर वाइज जो हम चल रहे थे उसी से रिलेटेड जो वीडियो है वो लेके आए हैं। पहले की वीडियो को आपका इतने सारे व्यू देने के लिए धन्यवाद। और शुरू करते हैं हमारा आज का अपना फिफ्थ वीडियो फिजिकल साइंस से रिलेटेड। ये चैप्टर 3 है। इसमें विज्ञान शिक्षण विधियाँ, समस्या समाधान, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन और निगमन विधि और प्रयोगशाला विधि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो वन लाइनर है ये, हम एक लाइन में ही इसका आंसर बताएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उसी हिसाब से आप देखते जाइए। इसकी जो पहला हमने व्याख्यान विधि होती है, दूसरी विवेचन विधि होती है, तीसरी होती है प्रदर्शन विधि, चौथी ह्यूरिस्टिक विधि, पांचवी प्रोजेक्ट विधि, छठी खोज विधि और सातवीं होती है समस्या समाधान विधि। तो इस तरीके से हमारी इसमें 7 विधियां होती हैं विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है। तो इसमें से जो हमारी ऊपर की 7 विधियां थी उसमें से पहली जो हमने दी थी व्याख्यान विधि, वही शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि है। तीसरा क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं। तो ये है सुविधाजनक होती है और समय की बचत इसमें होती है और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है और छात्रों के चिंतन को एक दिशा में निर्देशित करना इसमें संभव होता है, क्योंकि इसमें हम 1:1 जुड़े होते हैं हर एक उससे। तो हमारी जो व्याख्यान विधि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, बाइंडिंग एवं बाइंडिंग व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड जो होता है वो किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये कथन विधि है यानी टेलिंग मेथड इसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारे 5th क्वेश्चन आ जाता है। इसमें है, वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र है। तो व्याख्यान विधि होती है, छात्र केवल सुनता है और सामने शिक्षक बोलता है, तो छात्र को श्रोता मात्र बोला गया है, इसको व्याख्यान विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th, व्याख्यान विधि में किस रूपरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बहुत ही गौर से पढ़ना चाहिए आपको। तो प्रकरण का उद्देश्य क्या है। प्रकरण की प्रस्तावना, मतलब उद्देश्य, प्रस्तावना, विषय वस्तु का संगठन यानी मुख्य बिंदु, बिंदुओं को विकसित करना। 4th हमारा है प्रस्तुतिकरण उसका कैसा है, श्याम पट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रश्नों का प्रयोग करते हैं कि नहीं, प्रभावी वाणी है कि नहीं, मतलब धीरे धीरे तो नहीं बोलते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं कि नहीं, ये सब इसमें व्याख्यान विधि में आता है। 5वां है सारांश द्वारा निष्कर्ष निकालना, कि ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे भी आप देखेंगे तो व्याख्यान विधि ही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें मैं श्याम पट की जगह पे एक वीडियो जो है स्क्रीन से कर रहा हूँ, अपने एक स्केच का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये व्याख्यान विधि है। 7th है, व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो इसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे टू द पॉइंट बने हुए हैं। इससे आपका चैप्टर 3 पूरा ही पूरा कवर हो जाता है। आप यदि इस वीडियो को देखकर आप अपने चैप्टर 3 देखेंगे तो आपको कभी चैप्टर 3 में परेशानी नहीं आएगी और आपका चैप्टर 3 पूरा कवर हो जाएगा और केवल वीडियो से ही आप उसको निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो आपका पूरा ही किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो छोटा है, सहज है और समझाने के लिए होता है, तो आपको वीडियो 2-3 बार तो अवश्य ही देखना चाहिए एक हफ्ते में, यदि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो। नेक्स्ट हमारा है 8वां, व्याख्यान विधि के दोष रहते हैं क्या।
तो इसमें ये सबसे पहला दोष है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका दिमाग कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। तो इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, छात्रों को खोज करने का अवसर नहीं मिलता है, छात्रों में नए कौशलों का निर्माण नहीं होता है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ रहे हैं। यह विधि विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें इन्होंने बोला है, ये एक परम सत्य है, ये चारों ही पॉइंट। तो उस तरीके से इन पॉइंटों को आपको देखना होगा, समझना होगा और अपनी समझ डेवलप करनी होगी इस तरीके की। अब हमारी जो शिक्षण विधि में सबसे उत्कृष्ट विधि कौन मानी जाती है? इसमें प्रदर्शन विधि सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। अब इसने कहा है विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इंजीनियरिंग में आप यदि इस तरह से पढ़ाते रहेंगे, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको केमिस्ट्री हो तो भी प्रैक्टिकल चाहिए, फिजिक्स हो तो भी प्रैक्टिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो तो भी प्रैक्टिकल चाहिए, मैकेनिकल हो तो भी प्रैक्टिकल चाहिए, इवन सॉफ्टवेयर तक में भी आपको खुद से ही करके देखना होता है। तो उससे रिलेटेड है ये। इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो प्रदर्शन विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही केंद्र बिंदु होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रदर्शन विधि का आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आधार है। प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? डॉक्टर सीमेन ए नैट, ये इसके जनक हैं। प्रदर्शन विधि क्या है? तो ये है, इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग करके दिखाता है और प्रयोग से संबंधित बातों की व्याख्या करता है। इस विधि में छात्र भी सक्रिय रहता है। मेन उद्देश्य इसमें ये इसलिए अच्छी है क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय रहता है। इसमें ऐसा भी नहीं, व्याख्यान विधि में भी छात्र उससे बातचीत करके और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके किया जा सकता है उसको सक्रिय। नेक्स्ट हमारा है, प्रदर्शन विधि के गुण क्या है? तो इस विधि के द्वारा दिया गया ज्ञान अधिक समय तक रहता है, छात्र भी सक्रिय रहते हैं। इस विधि द्वारा छात्र वास्तविक पदार्थों को क्रियात्मक रूप से देख सकते हैं और अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रदर्शन विधि के दोष क्या हैं? छात्रों के बड़े समूह में यह विधि प्रभावी नहीं है। अब इसके भी दोष है, बहुत सारे छात्र हैं तो सभी को तो उससे रिलेट किया नहीं जा सकता। ये भी एक प्रैक्टिकली ही मतलब ये संभव नहीं है कि सारे ही छात्रों को उससे कर दिया जाए। फिर इस विधि में छात्रों को यंत्रों उपकरणों के प्रयोग का अवसर नहीं मिलते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि छात्र प्रयोग के समस्या भाग को ध्यान से देखते या सुनते रहें, क्योंकि ध्यान लगाना और न लगाना तो छात्रों का ही काम होता है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता इस चीज़ के लिए। तो जिसको अपने भविष्य की चिंता है वही केवल जो है इसमें सीरियसली जुड़े रहते हैं, बाकी तो जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो मेन तो शिक्षकों का कार्य यही होता है कि हर आदमी को एक तरीके से मोटिवेट करे ताकि हर आदमी जो है वो उससे जुड़े। अब ये हर विद्यार्थी का भी थोड़ा बहुत कर्तव्य होता है कि वो उस चीज़ को जो पढ़ाया जाए उससे लंबे समय तक जुड़े और निरंतर अभ्यास करते रहे। अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर हफ्ते वीडियोस को 10-10 मिनट के वीडियो हैं, 2-2 3-3 बार आप ये देखें एक हफ्ते में, तो भी आपको उससे रिलेट बने रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता है और आप शिक्षार्थी नहीं बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति हमारे ग्रीक भाषा से हुई है। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है मुझे खोजना है। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। तो इस तरीके से हमारे 18 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को किन नामों से जाना जाता है? तो ये एक खोज विधि, अन्वेषण विधि होती है, दोनों ही नाम सही है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र किस रूप में अधिगम करता है? तो एक खोजकर्ता के रूप में अधिगम करता है। फिर ह्यूरिस्टिक विधि के लाभ क्या हैं? लाभ 3 पॉइंट में दे रखे हैं, छात्रों में जिज्ञासा तथा खोज अभिवृत्ति का विकास करना है, निर्णय लेने की क्षमता आती है, छात्र प्रायोगिक कार्य करने से गहन बोध अर्जित करते हैं। इस तरीके से हमारा हो गया है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति को किस शिक्षण का प्रयोग किया? तो रसायन विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया। ह्यूरिस्टिक विधि की विशेषता क्या है? इस पद्धति की विशेषता यह है कि विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थी को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर भी विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है। ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं क्या हैं? यह विधि अधिक समय लेती है, शोधकर्ता के रूप में अधिक आशाएं होती हैं,
आर्थिक रूप से महंगी हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं इसकी। तो यदि आपने देखा होगा अभी हमारे 24 नंबर क्वेश्चन तक, तो आपको प्रयोगात्मक विधि, व्याख्यान विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, इन सबसे यदि कोई रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है तो आप इन्हीं में क्वेश्चनों में से शॉर्ट आउट करके उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टू द पॉइंट बनाए गए होते हैं, और इसमें छात्रों का समय व्यर्थ नहीं जाता है और इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। यदि आप इसको लगातार देखते हैं, सुनते हैं, तो आप में खुद में ऐसी क्षमता आ जाती है कि आप किसी भी प्रश्न का, यदि चाहे जितना घुमावदार प्रश्न दे रखा हो, उसका सही सही आंसर दे देते हैं और निरीक्षक या परीक्षक को बाध्य कर देते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का मैक्सिमम वो अंक देके जाए और आपके जो आपका साल है वो और अच्छे से निखर के आता है। आप सब में अधिक ही ज्ञान अर्जित करते हैं और अंक अर्जित करते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रश्न है WS किलियोपैट्रिक। अब हमारा प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ है? ये रिचर्ड्स महोदय के द्वारा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये 1908 में साचुसेट स्टेट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब हमारे जो प्रोजेक्ट विधि की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी? ये जॉन डीवी जी ने दी थी। अब हमारा है प्रोजेक्ट विधि के सोपान क्या हैं? तो 4 सोपान हैं, देखते जाइए। समस्या चयन तथा उसके स्वरूप को समझना, फिर है समस्या समाधान के लिए योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, और लास्ट है हमारा योजना को मूल्यांकन करना। अब हमारा आ गया किलियोपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के प्रकार कितने हैं? तो हमारे 4 प्रकार हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। समस्या 31वें नंबर का क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत छात्रों को एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान छात्र खोजते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये समस्या समाधान विधि है। अब हमारा आगे समस्या समाधान विधि के सोपान क्या हैं? तो समस्या की पहचान और परिभाषित करना, समस्या के कारण का पता लगाना, समस्या से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करना और परिणाम प्राप्त करना, परिणामों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना। इस तरीके से हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पूछा है कि जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में समस्या समाधान विधि के कितने चरण बताए? अब देखिए इसमें आपका ये भी पूरा हो गया कि हाउ वी थिंक किसने लिखी है, तो आपको आगे जॉन डीवी ने लिखी है। और समाधान विधि इसके अंतर्गत है, तो कितने चरण बताए हैं? अब देखिए 11 चरण बताए हैं, निम्न 11 चरण। पहला चरण देखिए, परिस्थिति का निर्माण, समस्या का चयन, समस्या का परिभाषीकरण और क्षेत्र निर्धारण। चौथा है परिकल्पना का निर्माण। पांचवा तथ्यों का संकलन। छठा तथ्यों का विश्लेषण। सातवां है निष्कर्ष प्राप्त करना। आठवां है निष्कर्ष एवं कार्य की पुनः जांच। नवा है सिद्धांत या नियम का निर्माण। 10वां है लेखा तैयार करना और 11वां है मूल्यांकन। ये दीर्घ उत्तरीय के तरीके से बनाए गए हैं। यदि आप ये इस क्वेश्चन को ही 5 बार रिपीट करेंगे अपने मन में, तो अपने आप आपको 11 3-4 बार में हो ही जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, फिर वो इस जो समुद्र है यूट्यूब का उसमें खो जाते हैं और ये चैनल भी उसमें डूब जाता है, उनको फिर दोबारा नहीं मिल पाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा बेल आइकन से नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और आपका रिलेटेड यदि इससे हैं बीएड से या फिर इस तरीके से सीटेट से, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप देखेंगे जो लोग ये वीडियो देखते हैं और जो अन्य वीडियो देखते हैं उनके मार्क्स में भी आप अंतर स्वतः देख लेंगे कि कितना होता है, कितनी उनकी तैयारी है और आपकी कितनी तैयारी है। तो आप खुद से अब ये प्रैक्टिकल करने वाली बात है, क्योंकि वीडियो अब बहुत मात्रा में इस चैनल पे उपलब्ध है। आपको अब दूसरे चैनलों से भी एक तरीके से मूल्यांकन या उसका कुछ भी कंपैरिजन करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप देखिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।